हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रश्नों को जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पठन योग्यता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए है वर्णमाला की पहचान करना, बी है विराम चिन्हों का ज्ञान, सी है पाठ को समझना और डी है पठन में प्रवाह। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर आकलन करने का जो सबसे उपयुक्त विकल्प हो गया वो है किसी भी पाठ को समझना कि बच्चा उसको कितना समझ रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अभी जो सीटेट का नया पैटर्न है जो कि प्रश्न ऑनलाइन मोड में पूछे जाते हैं उसमें ज्यादातर ऐसे ही प्रश्न देखने को हमें मिलते हैं। दूसरा प्रश्न है, संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों को सहज वक्ता के रूप में बोलने के लिए प्रोत्साहित करने पर, ऑप्शन बी है लक्ष्य भाषा के रूप पर केंद्रित होने पर, ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों को संप्रेषणीय दक्षता प्रदान करने पर और ऑप्शन डी है अभ्यास एवं प्रयोग द्वारा उच्चारण पर। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आसान सा है। संप्रेषणीय भाषा शिक्षण की बात की जा रही है तो इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता वो है शिक्षार्थियों को जो संप्रेषणीय दक्षता यानी कि कम्युनिकेशन स्किल है वो प्रदान करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक अपनी कक्षा की शुरुआत सामान्यतः कुछ निश्चित परिस्थितियां देकर, कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर, अपने अनुभव साझा कर आदि द्वारा करती है। इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है पठन पूर्व के कार्य, बी है पठन के दौरान के कार्य, सी है निरंतर चलने वाले कार्य और डी है पठन पश्चात के कार्य। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए पठन पूर्व के कार्य। क्योंकि जो शिक्षक है या शिक्षिका है वो क्या कर रही है कि पाठ को पढ़ाने से पहले कुछ प्रश्न पूछ रही है, कुछ अपने अनुभव को साझा करने के लिए बोल रही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा क्योंकि वो पढ़ाने से पहले के कार्य हो गए हमारे। अगला प्रश्न है, वह विधि जो शारीरिक क्रिया एवं भाषा के समन्वय पर आधारित है उसे डैश कहते हैं। ऑप्शन ए है कार्य आधारित भाषा अधिगम, बी है पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, सी है सहयोगात्मक भाषा अधिगम और डी है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। तो देखिए, इसमें शारीरिक क्रिया और भाषा दोनों की बात की जा रही है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की पूर्व अपेक्षित शर्तें क्या है। ऑप्शन ए है सुनना, बोलना एवं अंकगणित, बी है पढ़ना लिखना एवं अंकों के साथ मूल संक्रियाएं, सी है लिखना पढ़ना एवं पर्यावरण अध्ययन और ऑप्शन डी है पढ़ना लिखना एवं अंकों के साथ खेलना। तो देखिए, यहाँ पर बात बुनियादी साक्षरता की जा रही है तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत पढ़ना लिखना और अंकों के साथ मूल संक्रियाएं करने का योग्यता या क्षमता हमारे अंदर होना चाहिए। तो बुनियादी साक्षरता का अपेक्षित जो शर्त है वो यही हो सकता है, यही अपेक्षा हो सकती है किसी भी व्यक्ति से। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों को व्याकरण सीखने में सहायता करने के लिए हमारे द्वारा डिजाइन किए गए कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए है वह कार्य अर्थपूर्ण होना चाहिए, बी है वह सबसे अधिक जानकारी देने वाला होना चाहिए, ऑप्शन सी है वह कार्य अध्यापक के दृष्टिकोण से उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए और ऑप्शन डी है उसका कोई सामाजिक उपयोग नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अगर उसका कोई सामाजिक उपयोग नहीं होगा तो वो फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। केवल अध्यापक के दृष्टिकोण से हम लोग सही नहीं मान सकते हैं और साथ ही केवल अधिक जानकारी देना ही हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो कितना अर्थपूर्ण है, कितना उसके लिए उपयोगी है, तो ये सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है। ऑप्शन ए है मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना, बी है व्याकरण को महत्व देना, सी है विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना और ऑप्शन डी है विद्यार्थी को भाषा की धारा प्रवाह प्रयोग करने के योग्य बनाना।
देखिए यह क्वेश्चन जो है वो सीटेट में बहुत बार रिपीट हुआ है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी, विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना व्याकरण अनुवाद विधि का मूल उद्देश्य नहीं होता है, बाकी 3 होते हैं। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है, भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री सांस्कृतिक रूप से बोझिल हो। तो जो भी पाठ्य वस्तु है, पाठ्य सामग्री है, वो बोझिल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। बी है, एक अच्छी पाठ्य विषय वस्तु में सभी व्याकरणिक संरचनाएं शामिल होनी चाहिए। तो देखिए यह भी अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन बी भी हमारा गलत है। सभी व्याकरणिक संरचनाएं शामिल होना किसी एक पाठ्य पुस्तक में जरूरी नहीं है। ऑप्शन सी है, भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक और रुचिकर हो। तो देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो चीज़ हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो कितना प्रासंगिक है, कितना उसके लिए उपयोगी है, कितना अर्थपूर्ण है। तो सर्वाधिक आवश्यकता इसी बात की होती है। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा। प्रासंगिक भी हो और उनके लिए रुचिकर भी हो, वो उसमें पढ़ने में रुचि ले, इंटरेस्ट ले। अगला है ऑप्शन डी की एक अच्छी पाठ्य सामग्री वह है जो अच्छी खासी लंबी हो। तो यह भी हमारा गलत ही हो गया, क्योंकि ज़्यादा लंबा होना, ज़्यादा बोझ नहीं बनाना है किसी भी चीज़ को, ये हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पठन पूर्व गतिविधि के लिए सहायक है? ऑप्शन ए है, पाठ्य सामग्री का अनुवाद करना। ऑप्शन बी है, अनुमान लगाने का कार्य। सी है, शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहना। और ऑप्शन डी है, व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण। इसमें कहा जा रहा है पठन पूर्व, यानी कि कक्षा कार्य करने से पहले, कोई भी चीज़ जो आप पढ़ा रहे हैं उससे पहले क्या करना है। तो पहले आप पाठ्य सामग्री का अनुवाद तो नहीं करेंगे, साथ ही साथ सारांशीकरण जो होता है, सारांश कब निकाला जाता है, जब आप पाठ्य को पढ़ा चुके हो। तो सारांशीकरण भी हमारा गलत हो जाएगा। साथ ही साथ व्याकरणीय संरचनाओं का शिक्षण हम पहले नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अनुमान लगाने का कार्य करना। देखिए इसमें वे सभी प्रश्न सम्मिलित हैं जिनका आंसर आप तभी कर सकते हैं जब आप प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। आप किसी भी चीज़ को पढ़ के रटा के, कोई भी जो पहले से जो प्रचलित था सीटेट में, उस तरीके से आप आंसर सही नहीं कर सकते हैं। पहले आपको समझना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, किसी पाठ्य सामग्री में अंतर्निहित क्रियाओं और विचारों के पात्र या दर्शक के रूप में स्वयं को रखकर लिखने संबंधी कार्य डैश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए है एक्स्ट्रापोलेटिव, बी है बोधात्मक प्रश्न, सी है पाठ विश्लेषण और डी है भाषा विश्लेषण। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए एक्स्ट्रापोलेटिव। इसमें क्या किया जाता है कि किसी के स्थान पर, किसी पात्र के स्थान पर, किसी दर्शक के स्थान पर स्वयं को रख के और बच्चा लिखता है। तो यह कार्य क्या कहलाता है? एक्स्ट्रापोलेटिव कहलाता है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा कक्षा में काव्य डैश। ऑप्शन ए है, वैसे ही पढ़ाना चाहिए जैसे गद्य पढ़ाया जाता है। तो देखिए तो एकदम से गलत हो गया, क्योंकि फिर काव्य में और कहानी में अंतर ही क्या रह जाएगा। बी है, कवि का विस्तार से परिचय देने के बाद ही पढ़ाना चाहिए। अब छोटे बच्चों की कक्षा में अगर कविता है, काव्य है, तो उसमें ये नहीं करेंगे कि पहले आप कवि का विस्तार से परिचय देंगे, यह जरूरी नहीं है। सी है, समझने, सराहना करने और आनंद लेने के लिए है। तो देखिए यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। काव्य का मूल उद्देश्य यही होता है कि बच्चे उसको समझें, उसका जो सौंदर्य है उसको जाने और उसका आनंद लें। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी की कठिनाइयों, उनके ज्ञान रिक्तता तथा कौशल में कमियों को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया है, उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है उपलब्धि परीक्षण, बी है प्रवीणता परीक्षण, सी है श्रेणी परीक्षण और डी है निदानात्मक परीक्षण। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि पाठ्यक्रम के दौरान निदानात्मक परीक्षण के द्वारा ही पता लगाया जाता है कि शिक्षार्थी को, जो विद्यार्थी है, बच्चा है, उसको सीखने में कहाँ कठिनाई आ रही है, क्या है जो कि वो नहीं जानता है और क्या जानता है। इसका परीक्षण निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से ही हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोर्टफोलियो आकलन के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए है, पोर्टफोलियो आकलन
विद्यार्थियों के अधिगम के प्रमाण प्रदान करता है। बी है यह विद्यार्थियों के चिंतन को पोषित करता है। सी है यह विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्र बनाने में सहायता करता है। और ऑप्शन डी है पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थियों के अधिगम का एक बार में किया जाने वाला आकलन है। देखिए, पिछली बार पोर्टफोलियो से संबंधित प्रश्न काफी देखने को मिला था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गलत आंसर, वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसलिए क्योंकि इसमें पूछा था कि पोर्टफोलियो आकलन के बारे में सही क्या नहीं है। तो पोर्टफोलियो आकलन जो है वो एक बार में नहीं किया जाता है, बल्कि समय के साथ ये बार बार किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण की कक्षा में हमें पहले डैश। ऑप्शन ए है व्याकरणिक रूप कैसे बनते हैं इसकी व्याख्या करनी चाहिए। बी है सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप प्रस्तुत करने चाहिए। ऑप्शन सी है अनियमित रूपों की व्याख्या करनी चाहिए यदि कोई है तो। डी है उसके सामाजिक कार्यों का वर्णन करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, व्याकरण की कक्षा में पहले हमें सामान्य चर्चा के द्वारा एक सामान्य परिचय देना चाहिए। बच्चे क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं यह देखना चाहिए, और उसके बाद हम उसकी व्याख्या करेंगे या फिर उन्हें समझाएंगे। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक विद्यार्थियों के आकलन के दौरान विद्यार्थियों के बारे में जानकारी संकलित करता है। ऑप्शन ए है तकनीकी शब्दावली तथा भाषा द्वारा विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि देने के लिए। ये ऑप्शन जो तकनीकी शब्द है, ये ऑप्शन में अगर आप कहीं भी देखें तो ये ज़्यादातर गलत ही होता है, तो ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी है शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक पहलुओं से जुड़े विविध उपकरणों एवं प्रविधियों का उपयोग करने के लिए, तो ये पॉजिटिव होता है। आगे देख लेते हैं, उनके निष्पादन के आधार पर उन्हें उत्कृष्ट, औसत और कमजोर श्रेणी में वर्गीकृत करने के लिए। देखिए, ये जहाँ पे वर्गीकरण की बात आ जाए उनके योग्यता के आधार पर, तो ऑप्शन भी हमारा गलत होता है। आगे है भाषा की कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग के उद्देश्य के लिए। तो इसके लिए हम लोग आकलन करके यह नहीं जानते हैं कि बच्चा क्या जानता है क्या नहीं जानता है। तो इसका जो सबसे सर्वाधिक उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन बी, शैक्षणिक और सह शैक्षणिक कार्य जब भी शिक्षक करे तो उससे जुड़े कौन से उपकरण उसको और कौन सी प्रविधि का उपयोग करना है, कौन सा बच्चा कैसे सीखेगा, किसमें क्या कमजोरी है, तो इसको पता करने का उद्देश्य यही होता है। हमारा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी इतने 15 प्रश्नों में से आपने कितने सही किए वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।